नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 2 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, कि प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दें। क्या आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले एक चीज़ का एश्योर ज़रूर कर लीजिएगा, वो है कि आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा है और उसके बैठकर अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा और आप भूल जाएंगे उसको बाद में। अगर आपने सही से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसको नहीं पढ़ा है तो सब्जेक्ट पढ़िए ज़्यादा देर, प्रैक्टिस आधा घंटा कर लिया बहुत है। ज़्यादा देर पढ़ने पर अभी समय दीजिए, ताकि अब जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने आप प्रैक्टिस करें तो उस समय फिर आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि वन लाइनर का ज़माना चला गया है। थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, प्रॉपर का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा डीप में उतरकर हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें, लिखें, समझें, उसके पश्चात क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अभी यूपीएससी के पीटी के पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो। इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके पश्चात प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस तो करना ही है, उसके बिना तो एग्ज़ाम में जाना ही नहीं है। टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस किए बिना या एमसीक्यू प्रैक्टिस किए बिना तो एग्ज़ाम में जाना ही नहीं है। रिवीजन प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा आपका, करंट का हो या बाकी सब्जेक्ट का हो। लेकिन उसके लिए पहले पढ़कर तैयार तो हो जाइए, उसके बाद प्रैक्टिस करना सही होगा। अब आपने सिलेबस का 20%, 30% भी कंप्लीट नहीं किया है, एक बार सब्जेक्ट पढ़ा है वो भी सही से नहीं पढ़ा है, दोबारा आपने उल्टा कर नहीं देखा ना तो रिवीजन किया और आप प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे तो भले ही आप क्वेश्चन 2-4 लगा लें, रट फट लें, लेकिन उससे आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना था। चलिए देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि अप्रैल में आज तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 2.1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसको आज ज़रा हम लोग देखेंगे जीएसटी क्या होता है। क्यों देखेंगे? क्योंकि बीपीएससी का अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया है और उसने पीटी और मेंस में इससे कोई अधिक सवाल नहीं पूछे हैं। तो इसको ज़रा सा हम लोग देख लेंगे, इसके स्टैटिक हिस्से को देख लेंगे। और आपको पता है कि पर मंथ का ही डेटा रिलीज होता है ये, लेकिन अभी जो वर्तमान डेटा रिलीज हुआ है इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार का हुआ है। और ये जो इंडिकेट क्या करता है कि हमारी इकोनॉमी में जो खर्चा है, लोग जो खरीद बिक्री कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है। कई सारे लोग इसको इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन के कारण से स्पेंडिंग बढ़ी है तो उसके कारण से भी ये खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, कलेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात अगला न्यूज़ क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट का जो एक पिटीशन था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो 2022 ईस्वी का एक क्या है, तो एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2012 का फैसला है, 2012 का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप किसी भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन, स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ़ोन का जो आपका नेटवर्क है वो एक स्पेक्ट्रम होता है। इंटरनेट के लिए, फ़ोन के लिए स्पेक्ट्रम होता है कि किस बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम यूज़ करना है, किसे यूज़ करना है, किस कंपनी को यूज़ करना है। ये भारत सरकार बेचती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का अधिकार किसके पास में है, तो भारत सरकार के पास में है। भारत सरकार इसको ऑक्शन के द्वारा बेचती है, बोली लगाकर बेचती है। आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने वाली है। 4G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत प्रचलित हुआ था, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना ऑक्शन के स्पेक्ट्रम की नीलामी की ही नहीं जा सकती है। क्या बोला मैंने? बिना बोली लगाए स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा सकती है, स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं की जा सकती है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये मांगा था, अनुमति मांगी थी कि हम कुछ स्पेक्ट्रम का जो बंटवारा करना चाहते हो बिना ऑक्शन करे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा, प्रशासनिक ऑर्डर के द्वारा, प्रशासनिक आदेश के द्वारा हम कुछ स्पेक्ट्रम की बिक्री करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने बोला था कि हम कुछ स्पेक्ट्रम का कॉमर्शलाइज करते हैं, जो अलग अलग कंपनियां खरीदती है, जैसे जियो खरीदती है, एयरटेल खरीदती है, वोडा आइडिया खरीदती है, ये सब कंपनियां खरीदती हैं। कॉमर्शियल के अलावा गवर्नमेंट के अपने यूज भी होते हैं, सिक्योरिटी के लिए या आर्मी पर्सनल के लिए या किसी भी और इशू के लिए यूज कर सकता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको ठुकरा दिया है और अभी भारत सरकार के पास फिर से एक चांस है कि वो अपील कर सकती है। लेकिन हम लोग अभी चलते हैं किस चीज़ को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन है फॉरेस्ट को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है देश भर में। और उसके साथ साथ आज आर्टिकल 31C को भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इसको संविधान संशोधन करके संविधान में ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? हर चीज़ को कनेक्ट किया कीजिए, डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी।
भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो बैंक चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, बैंक चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भारत सरकार ने क्या कर दिया, उसको अपने में ले लिया। पैसे देकर बैंक के प्लेयर्स को बोला कि आप लोग घर जाओ, राम राम करो, आज से सारे बैंक हमारे हुए। इसको क्या बोला गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मतलब भारत सरकार ने उसको अपना लिया। क्यों किया, क्योंकि उससे पहले जब प्राइवेट बैंक थे तो प्राइवेट बैंक क्या करते थे, केवल और केवल अमीर वर्ग को और उच्च घरानों को ही लोन दिया करते थे। तो पहली बार भारत सरकार ने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को मध्यम वर्ग के लिए उपलब्ध करवाया। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो इसको बोलते, उसके लिए उपलब्ध करवाया। अब इसके लिए इसको चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में संविधान में, भारत के संविधान में, किस्सों को सुनिएगा ध्यान से, भारत के संविधान में एक संशोधन किया। किस चीज़ को लेकर संशोधन किया गया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 31C को ऐड किया गया, जिससे बोला गया कि आर्टिकल 39B और C को लेकर, 39B और C को लेकर अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है या किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है तो उसको मूल अधिकार में आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, उल्लंघन के आधार पर। यानी कि DPSP को लागू करने के लिए समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को हम थोड़े दिन के, थोड़े एक एक्ट के लिए हम गौण साबित कर सकते हैं। यानी कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार का अगर हनन हो रहा है, फिर भी हम 39BC के तहत में कुछ फैसलों को लागू कर सकते हैं, जिसमें था कि प्राइवेटाइजेशन का फैसला जो था उसको रद्द करके उसको सरकार ने अपने तहत में ले लिया, प्राइवेट बैंकों को अपने तहत में। यानी कि क्या किया, प्राइवेट संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति बना दी। बैंक सार्वजनिक होते हैं। तो ये पूरा किस्सा था, इसको भी हम लोग समझेंगे आज डिटेल में। लेकिन पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फॉरेस्ट रिलेटेड जो इशू है उसको जरा समझते हैं। भारत में अवर्गीकृत वन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य विशेषज्ञ समिति, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी SEC, बार बार बोला है, कुछ तो कारण होगा, कि रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड की। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आदेश के पश्चात से मंत्रालय ने विभिन्न राज्य, अलग अलग राज्यों में SEC का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब ये क्या है भाई, इशू क्या है भाई? तो ये अंतरिम आदेश, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश एक जनहित याचिका का प्रत्युत्तर था, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 2023 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। वन संरक्षण अधिनियम 2023, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था, संशोधन किया गया है, उसके संवैधानिकता को लेकर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके पश्चात से कई राज्यों ने SEC, स्पेशल स्टेट एक्सपर्ट कमेटी गठन किया था, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने कई राज्यों में रिपोर्ट दी, लेकिन कई राज्यों ने इस कमेटी का गठन तक नहीं किया, इसका गठन भी नहीं किया था। दायर की याचिका अवर्गीकृत वनों की स्थिति का ज्ञात न होने अथवा उनकी पहचान की पुष्टि संबंधित प्रश्नों पर आधारित थी, जिसकी पहचान राज्य SEC रिपोर्ट द्वारा की जानी थी। अवर्गीकृत की जो वन है उसकी पहचान किसके द्वारा की जानी थी, SEC के द्वारा पहचान की जानी थी। SEC की रिपोर्ट द्वारा ज्ञात तथ्य क्या है, किसी भी राज्य ने अवर्गीकृत वनों की पहचान, स्थिति व स्थान पर सत्यापन योग्य डेटा प्रदान ही नहीं किया। सारे के सारे राज्य इसमें फेल हो गए। 7 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल ने SEC का गठन ही नहीं किया। अब यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। केंद्र शासित प्रदेश किसके तहत में होते हैं भाई? केंद्र शासित प्रदेश तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत में होता है। तो राज्यों को क्या बोले, जम्मू कश्मीर को लेकर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सीरियस नहीं है, तभी तो उसने भी नहीं गठित किया। 23 में से केवल 17 राज्यों ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट की प्रस्तुति की, SEC की रिपोर्ट प्रस्तुति की। अधिकांश राज्य क्षेत्रीय स्तर पर भौतिक सर्वेक्षण किए बिना वन व राजस्व विभाग के मौजूदा आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तथा अधिकांश अवर्गीकृत वन भूमि का सीमांकन ही नहीं किया गया है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, जो किसी भी वन के परिभाषा में, सरकारी परिभाषा में नहीं आते हैं, उनके लिए अवर्गीकृत वन शब्द यूज किया जाता है। इन वनों की भौगोलिक स्थिति और वर्गीकरण पर अस्पष्टता का अभाव है। कई राज्यों की रिपोर्ट में भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े के साथ महत्वपूर्ण विसंगतियां की गई हैं। उदाहरण के लिए गुजरात के राज्य विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट में 192.24 वर्ग किलोमीटर के अवर्गीकृत वन का उल्लेख किया है, जबकि FSI ने 4577 वर्ग किलोमीटर की सूचना दी थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक ही राज्य को लेकर डेटा अलग है, राज्य का डेटा अलग है। वन तो वन है,
उस राज्य में ही है, फिर दोनों का माप नहीं आता कि दोनों की मापक इकाई अलग अलग है क्या? बताइए क्या है? तो क्या है? ये नकारापन है और कुछ नहीं है। इस प्रकार असम जहां एससीसी रिपोर्ट में अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की सीमा 5893.99 वर्ग किलोमीटर बताई गई है, जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 8532 वर्ग किलोमीटर बताई है। केवल 9 राज्यों ने अवर्गीकृत वनों की सूचना प्रदान की है, जबकि अन्य राज्यों ने विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों पर स्पष्ट डेटा तक साझा नहीं किया है। कुछ राज्यों ने नष्ट हुए, साफ किए गए तथा अतिक्रमित वनों का विवरण दिया है, परंतु भिन्न भिन्न रिपोर्टों में यह विवरण भिन्न भिन्न दिया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड से डेटा निकालने वनों के भौगोलिक स्थिति के संबंध अस्पष्टता की कमी देखी जा सकती है। इनके पास कोई टोपोसीट पहचान मानचित्र, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाने वाला मानचित्र तक उपलब्ध नहीं है। यानी कि राज्यों को जो बोला गया था कि आप अवर्गीकृत फॉरेस्ट की पहचान के लिए स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी का गठन कीजिए, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी का गठन कीजिए, वो भी उन्होंने नहीं किया। और अगर जिन्होंने किया भी है तो उनमें विसंगतियां खूब सारे पाई गई हैं। वो सही से अवर्गीकृत वन को अभी तक परिभाषित भी नहीं कर पाए हैं। FSI जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसका डेटा अलग है, राज्यों का डेटा अलग आ रहा है। यानी कि दोनों को परिभाषा में डिफरेंस हो सकता है, दोनों को मापने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। परिणाम क्या है? SCC रिपोर्ट के शीघ्र व अपूर्ण प्राकृतिक के कारण अवर्गीकृत वनों का बड़े स्तर विनाश होने की संभावना है। अब आप मान लीजिए FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि ये जो पूरा एरिया है ये अवर्गीकृत वन है। गुजरात सरकार ने बोला कि यही पूरा एरिया अवर्गीकृत वन है। अगर इस एरिया में कटाई होती है तो क्या राज्य सरकार रोकेगी? बोलेगी नहीं, ये तो अवर्गीकृत वन है, इसको हम क्यों रोके? यहाँ पर क्या होगा? विनाश हो सकता है परिभाषा अलग होने से। उदाहरण के केरल के SCC में मुन्नार में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पल्लीवासन अनारक्षित क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, जो 2018 के बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। यह रिपोर्ट मुन्नार के प्रसिद्ध हाथी गलियारे चिन्ना कनाल का उल्लेख करने में भी असफल रहा, जो अब अति वाणिज्यिक पर्यटन के कारण से समाप्त हो गया है, जिससे मानव हाथी संघर्ष के कई उदाहरण सामने आए हैं। 2 दिन पहले ही पेपर में आया था कि केरल सरकार जो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए बहुत सारे उपायों से जूझ रही है, लेकिन उसका कारण क्या है कि उन्होंने वनों को सही से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, हाथी गलियारे को सही से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको कमर्शियल बना दिया, वहाँ पर दुकानें, रेस्टोरेंट और सड़कें सब कुछ बना कर बर्बाद कर दिया। अब वहाँ पर जानवर के घर में जब आप घुसोगे तो वो भी तो आपके घर में घुसेगा, आप उसके घर में घुस गए हैं तो वो भी आपको परेशान करेगा। इसलिए कई जगहों पर मानव और पशु संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक वन के परिभाषा में परिवर्तन और सही से रिकॉग्नाइज नहीं करना, सही से सर्वे नहीं करना कितना बड़ा संकट हो सकता है। जान माल तक की हानि हो सकती है, पशु और इंसान दोनों के लिए। अगला देखिए क्या है, इन वनों की व्यापक रूप से पहचान करने, उनकी सुरक्षा करने विफलता 1996 के गोदावरमन फैसले तथा भारतीय वन नीति के मैदानी इलाकों में 33.3% ने पहाड़ी में 66% वन क्षेत्र प्राप्त करने के लक्ष्य को कमजोर भी करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हमने कितना लक्ष्य रखा हुआ है? 66.6% वन होंगे और मैदानी क्षेत्रों में 33.3% वन होने चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट को देश में कुल मिलाकर 21% वन क्षेत्र, जिस पर विशेषज्ञों ने विवाद किया है, और पहाड़ियों में 40% दर्शाती है। सर्वेक्षण की समीक्षा के अंतिम चक्र में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का वही नुकसान हुआ है। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, जिसको लेकर पूरी राम कहानी चल रही है, वो क्या होता है भाई? तो विधिक संरक्षण। अवर्गीकृत वन, जिन्हें मानित वन के रूप में भी जाना जाता है, को TN गोदावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ अन्य 1996 में ऐतिहासिक मामले के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्राप्त था। परिभाषा क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की भूमि सम्मिलित है, जिन्हें वन, राजस्व, रेलवे, सरकारी संस्थाएं, सामुदायिक वन या निजी स्वामित्व वाली भूमि शामिल होती हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को अवर्गीकृत वन कहा जाता है, जिसमें वन होते हैं छोटे मोटे, राजस्व वाले वन होते हैं, रेलवे के सरकारी संस्थाएं हैं उसके आसपास का वन हो सकता है, सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट भी हो सकता है, निजी स्वामित्व वाली भूमि पर भी जो वन है वो सब के सब अवर्गीकृत में शामिल होते हैं। इनमें विविध स्वामित्व के बावजूद इन वनों को आधिकारिक तौर पर भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। इनको भारतीय वन अधिनियम के तहत में अधिसूचित नहीं किया गया है। इनको भारतीय वन अधिनियम के तहत में अधिसूचित नहीं किया गया है। इनको भारतीय वन अधिनियम के तहत में अधिसूचित नहीं किया गया है। हालांकि इस क्षेत्र वन प्रकार के वनस्पति मौजूद होते हैं, फिर भी इनको अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए इनके खत्म होने की, इनके समाप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। धड़ल्ले से इनको काटा जाता है, निपटाया जा सकता है।
अभी निर्धारण प्रक्रिया। राज्य विशेषज्ञ समिति को देश भर में अवर्गीकृत वनों का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया था। राज्य विशेषज्ञ समिति को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के द्वारा जो समिति बनाए जाएंगे, उन समितियों को जो फॉरेस्ट हैं, जो अवर्गीकृत हैं, उन सभी की पहचान करना था। इस निर्धारण वन कार्य योजना तथा राजस्व भूमि रिकॉर्ड जैसे उपलब्ध आंकड़ों की जांच करना, साथ ही वन जैसी विशेषताओं वाले भूमि क्षेत्र की भौतिक पहचान करना भी शामिल था। फिजिकली विजिट करके भी पहचान करना शामिल था। FCA के निहितार्थ क्या है? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जो दिसंबर 2023 में लागू हुआ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करता है। 1980 के एक्ट में संशोधन किया गया 2023 ईस्वी में। इस संशोधन FCA के कवरेज को 2 प्रकार की भूमि तक सीमित कर दिया। भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य प्रासंगिक कानून के तहत आधिकारिक तौर पर वन के रूप में घोषित या अधिसूचित क्षेत्र को एक इन्होंने शामिल किया। दूसरा, इन्होंने 25 अक्टूबर 1980 से सरकारी अभिलेख में वन क्षेत्र के रूप में पाई गई दर्ज भूमि को इन्होंने शामिल किया। FCA के तहत में इसी इलाके के वन को शामिल किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। FCA 2023 ने अवर्गीकृत वनों के लिए कानूनी सुरक्षा के नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे संभावित रूप से उन्हें गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया। FCA के तहत अवर्गीकृत वनों को किसी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी, भले ही आधिकारिक तौर पर अधिसूचित न किया गया हो। अब FCA के तहत में भारत सरकार ने क्या बोला? अवर्गीकृत वनों को भी किसी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही आप इसे परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अवर्गीकृत वन है क्या? यही तो डेटा नहीं था, इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसको थोड़ा सा देखिए डेटा क्या है। अगर अनुमति लेनी पड़ेगी तो पहले डेटा तो स्पष्ट कर लें। चुनौतियां क्या है? कानूनी संरक्षण। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के साथ अवर्गीकृत वनों को अपनी कानूनी सुरक्षा खोने का जोखिम है, जिससे उन्हें गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया जाएगा। और जब इस तरह परिवर्तित किया जाएगा तो फिर वहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, वाणिज्यीकरण ज़्यादा होगा और उन वनों को नुकसान हो सकता है। वन में निवास करने वाले समुदाय पर प्रभाव पड़ रहा है। जानवर और इंसान का, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है अवर्गीकृत वनों के नुकसान के कारण से। ये अलग अलग इशू थे अवर्गीकृत फॉरेस्ट से संबंधित, जिसको मैंने आपको समझाया है। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं उसकी परिभाषा भी बताई है। SEC ने किस प्रकार से अच्छे काम किए हैं अलग अलग राज्यों में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगले टॉपिक पर चलते बंधु। अगला टॉपिक देखिए क्या। अगला टॉपिक है GST। ये भारत में, स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है टैक्सेशन को लेकर। किसको लेकर? टैक्सेशन को लेकर। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, सर्च कीजिए, ज़रा गूगल कीजिए, वैसे पता होगा काफ़ी सारे लोगों को, दुनिया में कौन से देश से सबसे पहली बार GST को लागू किया गया था? सबसे पहली बार GST दुनिया के किस देश में लागू किया गया था? GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक था। अप्रत्यक्ष कर, कई बार मैंने समझाया है, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आप पर लगता है और आप ही को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पर लगता है लेकिन वो चुकाना किसी और पर लगता है, लेकिन चुकाता कोई और है। जैसे बिस्किट जो आप खरीद रहे हैं उस पर जो कर लग रहा है वो चूँकि किसी और को देना था, लेकिन आप खरीद रहे हैं, उसके उपभोक्ता आप हैं, तो आपको देना पड़ रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आयकर जो आप फिर भरते हैं, या फिर आप जो निगम कर भरते हैं, संपत्ति कर जो भरते हैं, कंपनियां जो कर भरती हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसे वन नेशन वन टैक्स के साथ पेश किया गया था। GST में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वैट, सेवा कर, विलासिता कर जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया था। विलासिता कर जैसी चीज़ों को समाहित कर दिया गया था। यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर, कंजम्पशन टैक्स और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है। मतलब कि सबसे अंत में बिस्कुट का उत्पादन जहाँ से हुआ है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर बिकेगा ना वहाँ पर उस पर लगाया जाएगा। इसमें दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाजार को प्रस्तुत किया है। वस्तुओं और सेवाओं यानी कि इनपुट पर खरीद के लिए व्यापारी द्वारा कर का भुगतान किया जाता है। अब GST को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहा जाता है। GST कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। GST कई सारे पहले कर लगते थे अलग अलग, और वो सारा का सारा आपको चुकाना पड़ता था। उन सभी को ख़त्म करके ये बोलता है कि इस पर 5% टैक्स है, इस पर 18% टैक्स है, इस पर 12% टैक्स है। स्लैब बना दिया गया है और ये संघवाद को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि राज्य और केंद्र जो है वो बैठकर फैसला लेती है कि इस चीज़ पर कितना टैक्स लगाना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ था इसमें। GST के तहत कर संरचना उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय GST है। उत्पाद शुल्क, सेवा कर जो सर्विस टैक्स इत्यादि होता है उसके लिए CGST है।
वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी है, एसजीएसटी है। अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए आईजीएसटी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार हो रहा है तो आईजीएसटी है उसके लिए। आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए कर प्रणाली है। आईजीएसटी राज्य और जो केंद्र हैं वो जो कर का बंटवारा करेंगे तो उसके लिए एक प्रणाली है, सिस्टम है, सिस्टम। इसमें कर का स्लैब क्या है, अभी 4 स्तर पर कर का स्लैब बनाया गया, 5%, 12%, 18% और 28%। जो सामान्य लोगों को उपभोग की वस्तुएं नहीं होती, जैसे कार हो गया या अलग अलग चीज़ें हो गई, उस पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। सामान्य लोगों के वाले चीज़ों पर कम टैक्स लिया जाता है। टैक्सेशन तो है लेकिन हर चीज़ पर ही टैक्सेशन है, कुछ चीज़ों पर 0% भी टैक्स लिया जाता है। तो जीएसटी के बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन इतना है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। पीटी में स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ डीआरडीओ संबंधित है। किससे संबंधित है? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी ज़रा मुझे बताइएगा। देखिए इसने क्या किया, इसने स्मार्ट, SMART, अब ये क्या है भाई, क्या है ये स्मार्ट? इसका फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट सिस्टम। टॉर्पीडो क्या होता है? तो जो नेवी के शिप होते हैं और जल में स्थित वस्तु को टारगेट करने के लिए टॉर्पीडो वगैरह यूज किया जाता है। टॉर्पीडो जल में छोड़े जाने वाले मिसाइल, इतना बस ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट जो है वो डीआरडीओ के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है टॉर्पीडो लॉन्च के लिए। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप बाय द डीआरडीओ। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम टू बूस्ट नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है, मतलब सबमरीन की जो लड़ाई होती है उसमें अपने को मजबूत करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके का, मतलब कि बहुत ही उन्नत तरीके का आज के जनरेशन के हिसाब से डीआरडीओ ने एक स्मार्ट सिस्टम को लॉन्च किया है जो टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। टॉर्पीडो क्या होता है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब इसको कोस्टल इलाके से, सबमरीन के अंदर से, जहाज़ से, सभी जगहों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। और इस स्मार्ट सिस्टम के कारण से जो टॉर्पीडो की क्षमता होगी वो काफ़ी दूर से, पहले की जो क्षमता थी उसका काफ़ी गुना उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और काफ़ी दूर से टारगेट करके उसको मारा जा सकता है। किसी भी सबमरीन को या किसी भी चीज़ को टारगेट किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने इसके लिए तारीफ़ की है क्योंकि उनका मंत्रालय है। तो डीआरडीओ के इस अचीवमेंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो ये सबमरीन वॉरफेयर में हमें बढ़त प्रदान करने से संबंधित है। एक स्मार्ट टॉर्पीडो लॉन्च सिस्टम है जो टॉर्पीडो की क्षमता को बढ़ाएगा और ये नेवी जो है इसको सबमरीन के खिलाफ में आसानी से यूज कर सकेगी। इतना ध्यान में रहेगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये अल नीनो का प्रभाव है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन न्यूज़पेपर में अल नीनो का प्रभाव न दिया गया हो। जैसे कल जो न्यूज़पेपर था, कल मैंने सवाल भी दिया था हीट वेव से संबंधित। तो कल के न्यूज़पेपर में था कि एंटी साइक्लोन परिस्थिति, यानी कि आपको पता है कि अप्रैल और मई महीने में भी थोड़ी बहुत प्री मानसून वर्षा होती थी, आंधी के साथ वाली वर्षा, याद होगा आपको, है ना? आंधी के साथ वाली वर्षा, जिसके कारण से आम के फसलों वगैरह को थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता था क्योंकि वो वर्षा ज़रूरी होती है उसके लिए। तो एंटी साइक्लोन परिस्थिति बनने के कारण से वो वर्षा भी नहीं हो रही है। और दूसरा इसके पीछे कारण माना जा रहा है अल नीनो। इस बार तो सब कुछ इसी के कारण से हो रहा है, मतलब कुछ भी पृथ्वी पर हो रहा है वो अल नीनो के कारण से ही हो रहा है। हर दिन इसके प्रभाव आते हैं। कल भी आया था, फिर से कल आया था कि अफ्रीका के कुछ और देशों में वहाँ पर सूखे की संभावना बढ़ गई है। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि अल नीनो का प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अल नीनो के कारण से भारत में हीट वेव जो है, जैसे एक और न्यूज़ है इसी पेपर में है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। IMD ने बोला है कि मौसम विभाग ने बोला है कि अभी ये मत सोचिएगा कि हीट वेव ख़त्म हो गया है, पूरा मई में चलने वाला है हीट वेव। ये भी, इसमें भी अल नीनो का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और एक चीज़ और बड़ा ही अचंभा करने वाला सा है कि दिल्ली में अभी तक उतना हीट वेव नहीं चला जितना इस समय चलता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये भी कहीं सही है। चलिए देखिए इस न्यूज़ को देखते हैं। अल नीनो के कारण पनामा कनाल जो है वो सूख गया है और वहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 30% से ज़्यादा जहाज़ अब कम जाने लग गए हैं।
पहले अगर 100 जहाज़ जाते थे तब मात्र 70 जहाज़ पार कर पाते हैं इसको। क्यों? सूखे के कारण से। इस क्षेत्र में अलग अलग नहरों को जोड़कर, अलग अलग जल स्रोतों को जोड़कर पनामा कनाल बनाया गया था, लेकिन अब इसमें जल की कमी के कारण से ये पनामा कनाल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है और सूख गया है। दरअसल पनामा कनाल जो है ये वाटर लिफ्ट तकनीक पर आधारित है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक जहाज़ को ले जाना है, तो हमने एक यहाँ पर बैरक बनाया, यहाँ पर एक जहाज़ प्रवेश किया, फिर इसे पानी भर दिया, हमने इसको ऊपर उठा दिया, फिर यहाँ इस लेवल पर ले आए इस जहाज़ को, फिर यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर पानी कम करके जहाज़ को नीचे ले आए। इस सिस्टम पर आधारित है, यानी कि इसमें अलग अलग इलाके जो इसके अगल बगल के हैं जल स्रोत हैं, चाहे वो छोटे मोटे कनाल हो, छोटे मोटे नदियाँ हों, झील हों, या फिर समुद्र के पानी हो, उनसे फ्रेश वाटर की सप्लाई हमेशा इस कनाल में की जाती है ताकि शिपमेंट आसानी से हो सके। लेकिन चूंकि एल नीनो का प्रभाव है तो आस पड़ोस के जो इसके जल स्रोत थे वो सूख गए हैं। इसके कारण से पनामा नहर में संपूर्ण रूप से आवाजाही नहीं हो पा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा शिपमेंट इसमें से हो सकता था, अब वो भी परेशान है। दूसरा जो है कौन सा? स्वेज कनाल, स्वेज नहर। ये किसके कारण से इसमें आवाजाही कम हो गई है? तो इसमें आवाजाही कम हुई है वो आपको पता ही है कि हूती विद्रोही और इजराइल हमास वॉर के बाद से हूती विद्रोहियों ने इस यहाँ पर जहाज़ों को टारगेट शुरू कर दिया। उसके पश्चात से स्वेज कनाल और लाल सागर होते हुए भी जो आवाजाही होती थी उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो जरा पनामा नहर का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, सूखे की स्थिति के कारण पनामा नहर के 51 मील विस्तार के माध्यम से शिपिंग 50%। मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक गर्म जल से संबंधित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली एल नीनो जलवायु पैटर्न पनामा के सूखे में योगदान दे रही है। प्रभाव जल की यह कमी एशिया से अमेरिका जाने वाले जहाज़ों को स्वेज नहर का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर रही है। इससे पनामा नहर मार्ग की तुलना में अतिरिक्त 6 दिन का समय लगता है। अब अगर प्रशांत महासागर पार करके वो ये पनामा नहर पार नहीं कर पाएंगे तो अमेरिका तक पहुंचने में उनको काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए वो स्वेज नहर से होते हुए जाना चाहते हैं। स्वेज नहर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से अमेरिका के पूर्वी तट पर। लेकिन उसमें 6 दिन का ज़्यादा समय लगता है। कितना दिन? 6 दिन का ज़्यादा समय। और वो भी कहाँ सुरक्षित है? स्वेज कनाल जो है उसमें भी इशू है। ठीक है, अब देखिए लोकेशन कहाँ पर है पनामा का। तो देखिए अगर आप बिना पनामा नहर, जब पनामा नहर नहीं बना था, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में अगर किसी का योगदान है तो है पनामा नहर का। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट को इन्होंने व्यापारिक रूप से बहुत ही नज़दीक ला दिया। वैसे देखिए कितना दूर स्थित था, ऊपर से तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर से बर्फीला एरिया है, नीचे से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत लॉन्ग घूम के जाना पड़ता था। और ये जो यहाँ पर जल संधि है इसको दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है समुद्र में। क्यों? क्योंकि बर्फ़ के बड़े बड़े सिले जो घूम रहे होते हैं उससे जहाज़ें टकराती हैं और वो डूब जाती हैं अक्सर। तो ये सबसे छोटा रास्ता है जो 5200 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक ना। और ये जो लंबा रास्ता है वो कितना था? 13,000 किलोमीटर का रास्ता था। तो 13,000 को अगर 5,000 किलोमीटर बदल दे तो कितना आसान होगा। तो ये पनामा नहर यहीं पर है, पनामा देश है उसके बीचों बीच से गुजरता है ये पनामा नहर। और ये क्या करता था? तो अमेरिका को पूर्वी पश्चिमी कोस्ट को भी जोड़ता है। साथ में आप तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ से यहाँ सड़क मार्ग से जाया जा सकता है, तो भारत में भी तो जाया जा सकता है, लेकिन भारत में जहाज़ों क्यों फिर इधर से उधर भेजा जाता है? क्योंकि जहाज़ की कैपेसिटी 200-300 ट्रक के बराबर में हो जाती है एक छोटे से जहाज़ की। तो इसीलिए जहाज़ की आवाजाही बहुत ज़रूरी होती है। तो और जो एशिया से देश जाते थे उनके लिए भी रहता था कि डायरेक्ट यहाँ से पनामा नहर पार करके न्यूयॉर्क सिटी पहुँच जाना, जो अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। लेकिन अब उनको इधर से आना पड़ता है स्वेज कनाल से, जिसमें 6 दिन का ज़्यादा समय लगता है। या अगर इधर से आएंगे तो ये पूरा घूमकर उनको जाना पड़ेगा। इशू समझ में आ गया आपको, इम्पैक्ट समझ में आ गया कि एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण से पूरे दुनिया भर की जीवन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, पीटी फैक्ट है। इसका नाम क्या है? CHANG, चैंग 6। अब ये क्या है भाई? तो ये चीन का, ध्यान में रखिएगा, पीटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चैंग 6 किसका मिशन है? ये जापान का है, चीन का है, दक्षिण कोरिया का है। उसको ही पता है कि चैंग 6 नाम है, तो आप उधर ही जाओगे, जापान दक्षिण कोरिया में ही ढूंढने जाओगे, क्योंकि अमेरिका का तो चैंग 6 नाम नहीं होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीन का मून मिशन है, जिससे मून के जो साइड डार्क है उस जगह पर ये जाएगा और वहाँ पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा।
चैंग 6 इसका नाम है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चैंग 6 इसका नाम है और ये चीन का लूनर मिशन है और इस मिशन के तहत में चांद के डार्क वाले हिस्से से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर आज या कल में फैसला आ जाएगा। किस चीज़ को लेकर? तो सार्वजनिक संपत्ति जो होता है या सार्वजनिक भलाई के लिए क्या प्राइवेट संपत्ति को भी सरकार हथिया सकती है? क्या प्राइवेट संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्या? क्या कम्युनिटी के लिए किसी भी संपत्ति को सरकार हथिया सकती है या छीन सकती है? इस चीज़ को लेकर फैसला आएगा। लेकिन एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा इशू है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व। एक सवाल की गारंटी है आपके पीटी और मेंस में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में। देखिए यहाँ पर है क्या कि फंडामेंटल राइट्स जो है क्या वो हमेशा डीपीएसपी से बड़ा माना जाता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। एक केस है 39B, जिसके तहत में 39B के तहत में 39C के तहत में भी कुछ ऐसे अपवाद रखे गए हैं जहाँ पर अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के आधार पर उस एक्ट को या उस परिवर्तन को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अगर 39B के तहत में क्या है, इसमें है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का कुछ हद तक उल्लंघन किया जा सकता है। अब इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? इसको लिखा गया है, ये जो प्रावधान है कि ये इसको लिखा गया 31 के C में। अब ये क्या आर्टिकल है? इसको 1976 के 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 व 19 के तहत में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। किसके तहत में? तो 42 में संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था कि अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 व 19 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा फैसला दिया था 1973 में, केशवानंद भारती का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 31C के तहत भी कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो भी मूल ढांचे के उल्लंघन के खिलाफ होगा तो उसका हम न्यायिक रिव्यू कर सकते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब 39BC में आखिरकार है क्या? संपत्ति को लेकर है कि अगर राज्य को लोगों की भलाई के लिए किसी के दूसरे की संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को अगर गवर्नमेंट का संपत्ति घोषित करना होगा या सार्वजनिक संपत्ति घोषित करना होगा तो सरकार आसानी से उसे घोषित कर सकती है। इसी का प्रावधान किस में किया गया है? इसी का प्रावधान 39B और C में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो वाद विवाद चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही शानदार सा सवाल पूछा था, तो क्या जो मैंने कार खरीदे हैं, जो मेरा घर है, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है? क्या वो मेरा नहीं है? इस तरह से संविधान नहीं चल सकता है। अब उसी को लेकर फैसला आने वाला है, बड़ा ही रोमांचक फैसला होने वाला है। 9 जजों की पीठ जो है इसकी सुनवाई कर रही है। लेकिन उस पीठ का फैसला के बाद एक सवाल की गारंटी मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में, पीटी और मेंस दोनों में, तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है उसको सभी जगहों पर डीपीएसपी में वरीयता नहीं दी गई है। कहीं कहीं पर 31C के हिसाब से 39 आर्टिकल को लेकर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में डीपीएसपी का वरीयता नहीं दी गई है। और डीपीएसपी में आपको पता ही है 31C को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है 31, 39 में। 31C जो है ये मूल अधिकार में, इसको कब जोड़ा गया था? और इसको जोड़ा गया था 1976 में। मैंने इसको जोड़ने के पीछे कहानी बताई आपको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बहुत सारे जगहों पर। इसी दौरान तो समाजवाद का भी तो जोड़ा गया था, समाजवाद भी तो इसी दौरान जोड़ा गया था। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। समाजवाद का सिद्धांत ही क्या कहता है? वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो लोग होंगे उनमें समानता को स्थापित करना, आप प्राइवेट संपत्ति से ज़्यादा सार्वजनिक संपत्ति को बढ़ावा देने की बात की जाती है। समाजवादी फिलॉसफी तो यही है, ठीक है। तो इसको ज़रा बेसिक को ध्यान में रखिएगा और फैसला आ जाएगा आज या कल में, उसके पश्चात हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है ज्येष्ठा तारा के बारे में। अब ये क्या बोला है भाई? ज्येष्ठा जो स्टार होता है ये अपने जो तारामंडल है उसमें सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। इसको मून ने ढक लिया था और ये जो अद्भुत सी
घटना होती है ये कहीं कहीं से ही देखी जा सकती है। तो इसको दक्षिण भारत के इस हिस्सों से देखी जा सकती है, तो इसलिए इसको बेंगलोर के जो IIA है, IIA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उसने इसको रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को रिलीज़ किया था। ज्येष्ठा जो है, ये हिंदी में ज्येष्ठा इसका नाम है, ये अपने तारामंडल का सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा में से एक है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो ये घटना है अगली बार कब देखा जाएगा, 2027 में अब इस घटना को देखा जाएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि इसरो को एविडेंस मिला है कि जो मून का पोलर सेंटर क्रेटर का इलाका है, मून का पोलर क्रेटर का इलाका है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में आइस पाए जा सकते हैं। बर्फ़ के फॉर्मेट में जल जो है उपलब्ध है, सॉलिड फॉर्मेट उपलब्ध है। ऐसा किसने पता चला है? इसरो ने इस चीज़ को एविडेंस सहित कंफर्म किया है। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है, ज़रा सा इन चीज़ों पर रिसर्च वगैरह जो होते हैं या मून मिशन जो इतने सारे हो रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा? क्यों इतने बड़े स्तर पर पैसे खर्च किए जाते हैं मून मिशन को लेकर या मंगल मिशन को लेकर? क्योंकि सभी को पता है कि आने वाले समय में हमें अगर स्पेस को एक्सप्लोर करना है, जो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बड़ी आपदा जो होगी वो स्पेस से संबंधित होगी। जो भी आए, पूरे पृथ्वी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। ये आपदा के सहित अवसर भी जो होगा, अगले जो होगा अवसर, वो भी कहाँ से होगा? अब स्पेस का ही होगा। पृथ्वी एक्सप्लोर लगभग में हो चुका है, तो अब स्पेस के एक्सप्लोरेशन पर चलना है सभी को। तो स्पेस मिशन संबंधित जो भी अगले चीज़ें होंगी, उसके लिए हम बेस स्टेशन के तौर पर मून को यूज करना चाहते हैं। पूरा पृथ्वी समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ। तब मून पर रहने के लिए क्या होगा? मानव कॉलोनी बसानी होगी। तब वहाँ पर अगर पानी की उपलब्धता है तो वहाँ पर जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फ्यूचर मिशन, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस, ये सभी चीज़ें जो हैं वो चांद पर सफलता से हो पाएंगी, जिससे वहाँ को हम आधार बनाकर, चांद को आधार बनाकर स्पेस में अलग अलग मिशन जो हैं वो कंडक्ट कर सकें। ये इसका मूल मोटिव होता है। इसीलिए कभी जल की खोज की जाती है तो कभी किसी और चीज़ की खोज की जाती है। क्यों की जाती है? क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता है? क्योंकि निवेश है, आने वाले मनुष्य के जनरेशन के लिए निवेश के तौर पर काम करेगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। आपको पता ही होगा कि नेवी के जो चीफ हैं वो नए बने हैं। तो वाइस चीफ नए कौन बने हैं? वाइस चीफ की मैं बात कर रहा हूँ। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इज़ नाउ वाइस चीफ ऑफ नेवी। कृष्णा स्वामीनाथन जी को नेवी का उप प्रधान बनाया गया है, उप प्रधान बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वाइस चीफ अगर ध्यान में नहीं रहे तो ओके, इनको बस ध्यान रख लीजिएगा, इनका नाम। आगे पर चलते हैं। अगला न्यूज़ चीन से संबंधित दूसरा न्यूज़ है ये। एक तो मैंने आज चीन का आपको लूनर मिशन के बारे में बताया, चांग 6। ठीक है, अब इसका क्या नाम? फ्यूजियान नाम है। उच्चारण अलग भी हो सकता है गुरु। फ्यूजियान नाम है चीन का तीसरा स्पेस बोल रहा हूँ। तीसरा क्या है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे अपने देश में कौन सा है? विक्रमादित्य और विक्रांत है। अपने पास दो है। विक्रांत अपना स्वदेशी है। कौन सा है? तो विक्रांत अपना स्वदेशी है, जो अभी अभी हमने बनाया है। एक विक्रांत पहले था जो ख़त्म करके दूसरा जो नया विक्रांत बनाया गया है वो स्वदेशी है। तो ये अपने देश में बना है। उसी प्रकार से फ्यूजियान जो है ये चीन का तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो उन्होंने लॉन्च किया है और समुद्र का ट्रायल उसका शुरू हो गया है। ये चीन का स्वदेशी है। चीन ने इसको खुद से ही बनाया, हर चीज़ इसमें खुद से ही लगाया है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्या है कि इससे पहले के जो दो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनका नाम है लायोनिंग नाम है, और सैनडोंग उनका नाम है। सैनडोंग, लायोनिंग और फ्यूजियान ये चीन का हो गया। विक्रांत और विक्रमादित्य हमारा कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, तो इतना ही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे। पीटी के फैक्ट ज़्यादा थे आज, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच आप सभी का।